दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अनीका ने सबके सामने डीएनए रिपोर्ट दिखाया था, तब आकाश को ऐसा लगा था कि शायद करण गुलेरिया की जान बचाने के लिए अनीका ने जानबूझकर फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी, जिससे बियोमा अगर ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश करे तो डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए बियोमा को डराया जा सके। जब अनीका अंदर करण गुलेरिया का ऑपरेशन कर रही थी, तब आकाश ने डीएनए रिपोर्ट्स मयूर को दिखाई थी। डीएनए रिपोर्ट देखते ही मयूर ने कहा था कि डीएनए रिपोर्ट देखने में तो बिल्कुल असली लग रही है, मगर उसमें भी इस बात का शक था कि अनीका ने जानबूझकर ये डीएनए रिपोर्ट्स बनवाई थी। मयूर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह जानता था कि पिछली डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीका और करण के डीएनए सैंपल 99.8% मैच हो रहे थे, मगर इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से 99.9% मैच हो रही थी। और इसलिए ताऊजी, बियोमा और बाकी सब के जाने के बाद आकाश ने अकेले में अनीका से पूछा, क्या ये डीएनए रिपोर्ट्स असली है? आकाश के इस सवाल का जवाब देते हुए अनीका ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल असली है। अनीका का जवाब सुनकर आकाश और मयूर दोनों की आंखों में चमक आ गई। मयूर अनीका के पास जाकर खड़ा हो गया। अनीका को देखकर मयूर का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए मयूर ने अनीका से पूछा, क्या तुम सचमुच हमारी बहन हो? बहन तो तुम तब भी थी जब तुम राजीव चाचा की बेटी थी, मगर अब अगर यह बात सच है कि तुम करण अंकल की बेटी हो, तब हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम करण अंकल की बेटी हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माँ स्वाति ने करण अंकल को धोखा नहीं दिया था। यह कहते हुए मयूर के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। मयूर के सवाल का जवाब देते हुए अनीका ने कहा, इस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वह सब सच है। अनीका मन ही मन यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रिपोर्ट में अभी भी गलती की कुछ गुंजाइश थी, और अगर अनीका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि आज तक उसने अपनी माँ के बारे में जितना सुना था, उससे अनीका को इस बात का विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनीका की माँ किसी का विश्वासघात नहीं कर सकती थी। अनीका की माँ ने शायद जानबूझकर किसी ऐसे इंसान के साथ शादी की थी जिसका सरनेम गुलेरिया था, ताकि अनीका को गुलेरिया परिवार का नाम मिले। स्वाति मल्होत्रा ने मनाली में जो फार्मेसी कंपनी एस्टेब्लिश की थी, उसका नाम था अनीकरण फार्मेसी। यह सारी बातें सिर्फ एक ही और इशारा कर रही थी। स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया से प्यार करती थी, और वह कहीं ना कहीं अनीका के लिए साइंस छोड़ रही थी कि उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वह करण गुलेरिया का था। अनीका का जवाब सुनने के बाद अचानक ही मयूर गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनीका की पीठ थपथपाते हुए मयूर ने कहा, अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज से मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी मॉम ने करण अंकल का विश्वासघात किया था। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भले ही कर रहा था आकाश के कहने पर, मगर मुझे तुम्हें देखकर मुझे इरिटेशन होती थी। तुम्हारा चेहरा देखता था तो मुझे करण अंकल का बीमार चेहरा दिखाई देता था। सभी लोग कहते थे कि करण अंकल को जो भी हालत है वह सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हुई है, मगर तुम अगर करण अंकल की ही बेटी हो तो ये बात तो साफ है कि तुम्हारी माँ ने करण अंकल को धोखा नहीं दिया है। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। एक भाई होने के नाते एक बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मयूर की बातें अनीका को काफ़ी बचकानी लग रही थी, मगर मयूर की बातों से यह साफ पता चल रहा था कि मयूर के दिन में करण गुलेरिया के लिए कितना प्यार और रेस्पेक्ट था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ताऊजी अपनी कार में बियोमा को ड्रॉप करने शहर से दूर फार्म हाउस के गेट पर पहुंचे। जैसे ही गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर पहुंची, ताऊजी ने ड्राइवर से कुछ देर गाड़ी से उतरने को कहा। बियोमा हैरान होकर अपनी बगल में बैठे ताऊजी की ओर देखने लगी। ताऊजी अपनी उंगलियां मूंछों पर फेरते हुए खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रहे थे। फिर अचानक ही ताऊजी ने बियोमा की ओर मुड़कर पूछा, तुम तो कहती थी ये वह लड़की राजीव की नाजायज औलाद है, फिर अचानक यह डीएनए रिपोर्ट्स यह क्यों कह रहा है कि वह लड़की करण गुलेरिया की बेटी है? क्या तुम जितनी दिखाई पड़ती हो उतनी बेवकूफ़ हो, या मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रही हो? ताऊजी की बात बियोमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मगर इस वक्त बियोमा का इकलौता सहारा ताऊजी थे, इसलिए बड़ी पोलाइटली बियोमा ने ताऊजी को जवाब देते हुए कहा, ताऊजी, इस वक्त यह बात करके क्या हासिल होगा? जो हो गया है वह मेरे बस में नहीं था। अब हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा।
व्योमा की बात पर भड़कते हुए ताऊ जी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं तुम्हें सोचना है। तुम्हें सोचना होगा अब के जब करण होश में आएगा तब तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हारी बातों में आकर खामखा सबके सामने मेरी भी नाक कट गई। उस करण को सबके सामने मुझे नीचे दिखाने का एक और मौका मिल गया, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। तुम्हारा साथ देना मेरी एक बड़ी भूल थी। आज के बाद दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब निकलो मेरी गाड़ी से। ये कहने के बाद ताऊ जी ने ड्राइवर को फिर से गाड़ी के अंदर बुला लिया और अपनी मूंछों को ताव देते हुए खिड़की से बाहर देखने लगे। व्योमा समझ चुकी थी कि अब ताऊ जी के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं था। ताऊ जी आगे उसका साथ नहीं देने वाले थे। जैसे ही व्योमा कार से उतरी, ड्राइवर तेजी से कार लेकर फार्म हाउस से चला गया। दूर जाती हुई कार को देखकर व्योमा को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी दुनिया उससे मुंह फेर रही थी, और यह सब कुछ सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ था। जब से अनिका गुलेरिया परिवार में शामिल हुई थी, एक के बाद एक व्योमा की हर खुशी उससे दूर होती चली गई। अब यह बात का डर था कि होश में आने के बाद जब करण गुलेरिया को पता चलेगा कि अनिका उसकी सगी बेटी है, तब करण गुलेरिया व्योमा के साथ क्या करेंगे। आज तक व्योमा को गुलेरिया परिवार में मान सम्मान सिर्फ इसलिए मिल रहा था क्योंकि वह करण गुलेरिया की इकलौती बेटी थी। भले ही करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया था, मगर व्योमा करण गुलेरिया की इकलौती वारिस थी, और करण गुलेरिया की वारिस होने के नाते व्योमा ने आज तक काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी थी। व्योमा को अब इस बात का डर सताने लगा था कि करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद होने के नाते अनिका उसे गुलेरिया परिवार से दूर कर देगी, और गुलेरिया परिवार से अलग होने का मतलब था व्योमा की ज़िंदगी से ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब एक साथ छिन जाएगा। व्योमा ने अब तक जो ज़िंदगी जी थी, उसके बाद व्योमा को न सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी, बल्कि पैसा व्योमा की आदत बन चुका था। पैसा भी व्योमा के लिए उस अदरक जैसा था जिसके बिना व्योमा का सांस लेना मुश्किल हो जाता। व्योमा निराश और हरा चेहरे के साथ फार्म हाउस के गेट के अंदर जाने लगी। गेट में फार्म हाउस का मकान 100 से 150 मीटर दूर पर था, मगर व्योमा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मंजिल उससे मीलों दूर थी। व्योमा के मन में चलते हुए अजीब अजीब ख्याल आने लगे। व्योमा को लगने लगा कि एक दिन जब करण गुलेरिया को होश आ जाएगा, तब अनिका के कहने पर करण गुलेरिया व्योमा को हमेशा हमेशा के लिए गुलेरिया परिवार से अलग कर देंगे। उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हो सकता था कि करण गुलेरिया व्योमा को अपनी जायदाद और परिवार से बेदखल कर दें। व्योमा यह सब कुछ होते हुए रोकना चाहती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस ख्याल को हकीकत बनने से रोके। शाम ढलने वाली थी, आसमान में अंधेरा छाने लगा था। तभी आसमान में छाए काले बादलों से जोर से बिजली कड़की। बिजली के कड़कने के साथ ही व्योमा ने अपनी नज़रें उठाकर आसमान की ओर देखा। व्योमा अपने आप से कहने लगी, मैं इस तरह से नहीं टूटूंगी, इतनी जल्दी तो नहीं टूटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। व्योमा की आंखों में खून सवार था। बादलों से टपक रही पानी की बूंदें व्योमा के माथे पर गिरने लगी, और साथ ही साथ व्योमा की आंखों से आंसू उसके गाल पर टपकने लगे। व्योमा के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, होश में आने से पहले करण गुलेरिया की मौत हो जाए। व्योमा कुछ देर यूं ही बारिश में भीगती रही और मन ही मन तेज सांसें लेते हुए प्लानिंग करने लगी। आकाश ने व्योमा को फार्म हाउस से अकेला छोड़ दिया था, मगर इस वक्त व्योमा को आकाश की बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। आकाश ने व्योमा पर नज़र रखने के लिए फार्म हाउस में ना तो कोई नौकर छोड़ा था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। व्योमा ने अपने मन में जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्योमा को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। व्योमा अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश ने उसका कार्ड और सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर रखे थे, मगर व्योमा के हाथ में 3 डायमंड की अंगूठियाँ थी। हर एक अंगूठी में स्पेशल और रेयर डायमंड लगा हुआ था। एक अंगूठी की कीमत करोड़ों रुपए में थी। बारिश में भीगती हुई व्योमा फिर से फार्म हाउस के गेट से बाहर निकली और टैक्सी पकड़कर दिल्ली के जौहरी बाजार चली गई। वहाँ भी व्योमा अपनी एक हीरे की अंगूठी लगभग आधी कीमत में एक जौहरी को बेच दी। पैसे हाथ में आते ही व्योमा अपने आप को फिर से ताकतवर महसूस करने लगी थी। उन पैसों से व्योमा अपने लिए कुछ कपड़े, हैंड ग्लव्स और मास्क खरीदे। मास्क पहनकर व्योमा ने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया था। व्योमा टैक्सी पकड़कर सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। रात बहुत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ भी काफ़ी कम थी। व्योमा मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाते हुए लिफ्ट तक पहुंची। करण गुलेरिया का स्पेशल वार्ड हॉस्पिटल की टॉप फ्लोर यानी कि 24th फ्लोर पर था। व्योमा लिफ्ट से 9th फ्लोर तक पहुंची
और उसके बाद धीरे धीरे स्टेयरकेस चढ़कर 24th फ्लोर पर पहुंची। स्पेशल वार्ड के कॉरिडोर में पहुंचती अनिका नर्स के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम में चुपके से दाखिल हुई। जब व्योमा को इस बात पर यकीन हो गया कि आसपास व्योमा पर नज़र डालने वाला कोई नहीं था, तो चुपके से व्योमा ने नर्स का गाउन पहन लिया और अपने मास्क के ऊपर और एक मास्क चढ़ा लिया। चेंजिंग रूम में नज़र डालने पर व्योमा को एक ट्रॉली दिखाई दी। व्योमा ने उस ट्रॉली को सफ़ेद कपड़े से पूरी तरह से ढक दिया और उस पर कुछ तौलिए और गर्म पानी का बोतल रख दिए। कुछ दवाई की बोतल भी व्योमा ने ट्रॉली के ऊपर सजा दी। फिर धीरे धीरे व्योमा ट्रॉली को धकेलते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकली। रात बहुत हो चुकी थी। स्पेशल वार्ड में करण गुलेरिया के अलावा और कोई पेशेंट एडमिट नहीं था। आकाश ने कुछ बॉडीगार्ड्स करण गुलेरिया की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर रखे थे। हॉस्पिटल के 2 वार्ड बॉय कॉरिडोर के कोने में रखी बेंच पर अपना सर रखकर सो गए थे। करण गुलेरिया के वार्ड से धीरे धीरे मशीन के बीप होने की आवाज़ आ रही थी। बीप के साथ साथ व्योमा की सांसें भी तेज होने लगी थी। व्योमा की हिम्मत जवाब देने लगी थी। व्योमा के मन में एक बार आया कि वह अपने बढ़ते कदम पीछे हटा ले, मगर तभी आसमान में फिर जोर से बिजली कड़की। बिजली के कड़कने के साथ व्योमा को अपने शरीर में एक जोर का झटका महसूस हुआ। झटके की वजह से ट्रॉली पर रखी दवाई की एक शीशी जमीन पर गिर गई। कांच की शीशी के टूटते ही वार्ड बॉयज की आंख खुल गई। व्योमा को अपने सामने देखकर वार्ड बॉय कुछ देर तक व्योमा को देखते रहे। उसके बाद एक वार्ड बॉय ने व्योमा से कहा, अरे सिस्टर, जरा संभल कर, यह दवाई की शीशियाँ बहुत महंगी है। अगर हेड नर्स को पता चला तो तुम्हारे पगार से इसका नुकसान वसूल करेंगी। दूसरा वार्ड बॉय यह बात सुनकर हंसने लगा और दोनों उठकर स्टेयरकेस से नीचे के फ्लोर पर चले गए। वार्ड बॉय के जाते ही व्योमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर से करण गुलेरिया के कमरे की ओर चलने लगी। व्योमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे जैसे व्योमा करण गुलेरिया के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगी, व्योमा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। व्योमा की तेज सांसें कुछ कुछ कंट्रोल होने लगी थी।